हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए आज हम अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। जो पास्ट स्पीच का नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है वर्ब। ठीक है, अभी तक आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ा। अब चलिए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं वर्ब के बारे में, क्योंकि वर्ब्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है कोई किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, वर्ब के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं वर्ब्स क्या है। ओके, तो इंग्लिश में जो वर्ब्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब्स, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब्स को ही हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक आपका होता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, एंड दूसरा आपका है नेक्स्ट आपका क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स को जो है किस तरीके से डिजाइन चार्ट बना लेते हैं, किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। आई थिंक यहाँ पे सीन नहीं हो रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, दिखाई दे रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ये आपका क्या है, मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है एक, और दूसरा क्या है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, दूसरा आपका है मॉडल। एंड मेन वर्ब भी जो होता है वो टू काइंड्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपका क्या है, इंट्रांसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जो है मिस मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। इंट्रांसिटिव एंड ये आपका है ट्रांजिटिव। ओके, ये आपके हो गए वर्ब के प्रकार, किस तरीके से कितने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ब का जो फर्स्ट काइंड है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में जो हमारा जो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, तो जो वर्ब टू बी फॉर्म होता है, वर्ब टू बी, ठीक है, हैव, डू, ठीक है, ये जो आपके तीन फॉर्म है, टू बी, हैव, डू, ये आपके क्या है, ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, इनका यूज जो है मेन वर्ब्स तथा हेल्पिंग वर्ब्स दोनों रूप में होता है। ओके, मेन वर्ब में भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। ओके, तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग तथा पर्सन के अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी को मतलब इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। देखिए कैसे इसको पता चलेगा कि टू बी का फॉर्म क्या है, हैव का फॉर्म क्या है, डू का फॉर्म क्या है। वो हमको सिंगुलर नंबर होगा तो यूज़ करेंगे कौन सा, प्लूरल नंबर होगा तो कौन सा यूज़ करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टू बी का फॉर्म जो है। ओके, टू बी के फॉर्म में जो आपका है इज, एम, आर, ओके, एंड was slash were, okay, and be, being, and b डबल e n, बीन, ये बी का खुद का अपना फॉर्म है। ये आपका हो गया, ये जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है, और ये सारे बी के फॉर्म है। दूसरा आपका, तो आपका क्या है, दूसरा आपका है हैव। हैव जो है उसका क्या है, हैव, हैज, हैड, एंड हैविंग। ठीक है, एंड थर्ड आपका क्या है, थर्ड है आपका डू। डू में देखिए क्या क्या होते हैं, डू, डज, डिड, डूइंग, डन। ओके, ये इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है, जिससे कि आपको इजी हो जाए और किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होना है वो आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। तो चीज़ें जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएंगी। फिलहाल
फिलहाल अभी वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब के बारे में ही देखिए। तो ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलरी प्राइमरी वर्ब्स कौन से थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या प्राइमरी वर्ब कहिए, वो क्या थे वो आपने देखा। अब देखिए मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका है मॉडल वर्ब्स। ओके, तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं देखिए, ये आप तो जानते ही होंगे, पढ़ा भी होगा आपने। कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ओके, विल, वुड और मस्ट, नीड भी आई थिंक, नहीं नीड नहीं होता है, डेयर, यूज्ड, यूज्ड के साथ टू यूज़ करते हैं, ओके, और टू एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये यूज्ड के साथ टू लगता है, नॉट के साथ टू लगता है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। टू बी के बाद जो होते हैं जितने भी फॉर्म होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, आई थिंक फिर से बता देती हूँ। तो जो टू बी के बाद जो फॉर्म होते हैं उसमें आईएनजी का यूज़ होता है, और हैव के बाद जितने फॉर्म होते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। डू के बाद जितने भी फॉर्म होते हैं, डू, डज, डिड, इन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है कि कोई भी ये जो है उसके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वर्ब के जो सब्जेक्ट का जेंडर और नंबर होता है उसके अनुसार इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। मेन वर्ब में इसके जैसे अगर दे है तो भी कैन होगा, ही है तो भी कैन होगा, ओके। जैसे यहाँ पे आपको देखे डू का जो फॉर्म होता है, डू में डू है तो क्या होगा, डू रहेगा तो फॉर्म प्लूरल नंबर लगेगा वर्ब का, एंड अगर डज रहेगा तो सिंगुलर नंबर यूज़ करेंगे उसका वर्ब का, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हो जाती चीज़ें। और आर्ट तथा यूज्ड को छोड़कर कोई भी मॉडल अपने बाद टू नहीं लगाता है, ये चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। और दो मॉडल ऑक्सिलरीज का वर्ब का जहाँ यूज़ होता है ये हमेशा गलत माना जाता है, कभी भी दो मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप जान लीजिए। और मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है उसमें नीट और मॉडल के बाद यदि नॉट का यूज़ हुआ हो तो ये मॉडल होते हैं, ठीक है। नीट तथा मॉडल के बाद यदि नॉट का यूज़ हुआ हो, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ना तो इनका सिंगुलर नीड्स नॉट, डेयर नॉट हो सकता है, ना ही इनके बाद टू का यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लिखिए, शी डेयर नॉट मीट यू, शी डेयर नॉट मीट यू, ओके। ये क्या है आपका, ये डेयर नॉट क्या है आपका मॉडल वर्ब है, और मीट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। और जब नीड तथा डेयर का यूज़ सहायक क्रिया के रूप में होता है तो इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या होता है, जैसे डेयर ही बाय अ कार, नीड ही बाय अ कार, नीड ही गो नाउ। तो यहाँ पे भी आपका नीड जो है वो मॉडल वर्ब माना जाएगा, और बाकी जो आपका वो है वो पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन यूज होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि जब प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा एक मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ एंड्स जोड़ करके किया जाता है, ठीक है। और उनके लिए एक ही जो वो वर्ब होता है उसका यूज़ होता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए आप, ही हैज़ डन, ही हैज़ डन एंड विल, ही हैज़ डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क, ये क्या है आपका, ये जो हैज़ है वो क्या है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है। एंड विल जो है आपका वो क्या है मॉडल। तो ये एक प्राइमरी और एक मॉडल जो है वो एंड लगा करके यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आएगा तो उसको गलत नहीं माना जाता, ठीक है। और हैव, हैज़, हैड जो है वो हैव का फॉर्म होता है, जानते हैं आप। शैल, विल, कैन, कुड, ये सब आपका जो है मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो हैज़ है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसके साथ इसका चेंज होता है, ठीक है।
मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है, लेकिन जो विल है जो मॉडल वर्ब है इसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैज़ हैव हैड जो फॉर्म होता है उसके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब ऑक्सिलरी जो होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो वर्ब होते हैं उसके उसको जब यूज़ करेंगे तो नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग और ये वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेन वर्ब जो है यूज चेंज होगा। बट जब मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, यहाँ पे कोई वर्ब में चेंजेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे डू का, डिड, डज, डन कुछ भी नहीं होना, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। इसमें देखिए प्रॉब्लम्स कैसे देते हैं, ये एक सेंटेंस लिखिएगा आप। मीरा हैज़ एंड विल वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है इस सेंटेंस में? तो देखिए मैंने भी बताया ना, जब मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी होगा, हैज़ का जो भी फॉर्म होगा, हैज़ हैव हैड, तो उसके साथ हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब है यहाँ पे हैज़ वर्कड यहाँ पे होना चाहिए, हैज़ वर्कड एंड विल वर्क। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सही है। तो इस तरीके से एरर देकर के आप प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है एग्जाम में, ओके। इसके बाद आप देखिए कि जब दो सब्जेक्ट जो होते हैं भिन्न भिन्न नंबर्स के हों, ठीक है, अलग अलग नंबर हो, उसका मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने नाउन नंबर एंड जेंडर पढ़ाया था ना, तो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर की बात कर रही हूँ, काउंटिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ओके। तो जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के हों तथा उनके साथ दो जो टू बी का फॉर्म जो होता है, इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव हैड, इस तरीके के सहायक क्रियाओं का यूज़ किया हो तो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए सहायक क्रियाओं के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए, मतलब कि क्लियर हो गया। ये नहीं कि आपका एक ही के अकॉर्डिंग एक लग गया तो वही आपका दूसरे में, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड सब्जेक्ट जो है आपका जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस में आगे आपका प्लूरल फॉर्म दिया है तो वहाँ पे आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा, और एंड से अगर मतलब कनेक्ट है वो सेंटेंस तो भी आपका क्या होगा, वो सिंगुलर अगर नंबर है तो वो भी आपका सिंगुलर ही होगा, ऑक्सिलरी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा, ओके। इस तरीके से प्रॉब्लम्स देते हैं हमेशा, अक्सर क्रिएट करके मतलब प्रॉब्लम दे देते हैं और सेंटेंस में, तो लगता है कि यहाँ पे दो वर्ब की यूज़ क्या कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमेशा जो है नंबर और इसके जेंडर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, ओके। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल रूप होते हैं, ठीक है, और दोनों के यूज़ में डिफरेंस भी होता है। इन पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, जैसे देखिए द लेड हैज़ मेल्टेड, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, द लेड हैज़ मेल्टेड, ओके। तो द लेड हैज़ मेल्टेड, तो दो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसके बदले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे दो पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब हैज़ भी यूज हुआ है और ये मेल्टेड भी यूज हुआ है, ठीक है। तो द लेड हैज़ मोल्टेन होगा यहाँ पे सेंटेंस, द लेड हैज़ मोल्टेन, ओके। जैसे द शिप हैज़ संक, द शिप हैज़ संक, ठीक है। इसके बदले हमें क्या यूज करना है, द शिप हैज़ संकन, द शिप हैज़ संकन, ओके, ये यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का भी याद होना ज़रूरी है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, अदरवाइज प्रैक्टिस करके ही आप रट पाइए, चाहे जैसे रट पाइए इस तरीके से आप इसको तैयार करने की कोशिश करिए, क्योंकि वर्ब का याद होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इन्फिनेटिव्स जो वर्ब होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए इन्फिनेटिव्स क्या होता है, इन्फिनेटिव्स को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ओके। नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप होता है जो टू के साथ यूज होता है, टू के बिना ये सॉरी इन्फिनेटिव जो होता है वो टू के साथ या टू के बिना भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। इन्फिनेटिव का यूज़ कई कई तरीकों से होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा, वर्ब के रूप में होगा, वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर किसी पर्पस या किसी कॉज को लेकर के भी यूज़ होता है, कई तरीके से यूज़ होता है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ में बताती हूँ कि कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्फिनेटिव का जो यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ जो है कर्ता के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में। कैसे करेंगे, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ओके। टू स्विम क्या है आपका, ये आपका प्लेस क्या है, सब्जेक्ट का, मतलब कर्ता का ये प्लेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इन्फिनेटिव है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है एक्चुअली।
तो यहाँ पे कर्ता के रूप में भी यूज़ हुआ है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, नो वन लाइक टू डाई, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नो वन लाइक टू डाई। ठीक है, अब ये क्या है, टू डाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ। अब देखिए एक सेंटेंस ये देखिए, ही इज़, क्या हो सकता है, ही इज़ टू गो। ठीक है, ही इज़ टू गो, ये क्या है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट है, टू गो। ठीक है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, तो या ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तीसरा यूज़ हो गया इसका। एंड इसके बाद देखिए, एक पर्पज़ या रीज़न को लेकर के होता है, जैसे ही सोल्ड हिज वॉच टू बाई बुक्स, ही सोल्ड हिज वॉच। अब देखिए, ना तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है, ना ही ये हिज वॉच, ना ही ये हिज वॉच क्या ऑब्जेक्ट के रूप में है, ना ही ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ये क्या है, ही सोल्ड हिज वॉच टू बाई, टू बाई, ये क्या है, ये एक पर्पज़ है। ओके, ये पर्पज़ के लिए यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है, ये पर्पज़ बता रहा है, टू बाई बुक्स। ओके, उसको अपनी घड़ी बेचनी पड़ी किताबें खरीदने के लिए। ओके, और कारण बताने के लिए भी एक सेंटेंस लिख लीजिए, he started weeping to see his son dead. He started weeping, देखिए ये क्या है आपका, cause to see his son dead. ओके, ये क्यों उसने रोना शुरू किया, उसका क्या कारण था, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, अपने बेटे को मरा हुआ देख करके वो रोने लगा। ठीक है, रोने का कारण क्या है, बेटे को मरा देखना। ओके, इसी तरीके से जो आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, ये जो इस तरीके के शब्द होते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होगा, वर्ब टू वर्ब होगा। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इतने जो ये सारे आपके जो जितने भी ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। ओके, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, and encourage, compel, beg, order, imagine, instruct, permit, persuade, tell, require, remind, teach। ठीक है, एटसेट्रा। इनके बाद जो है जो वर्ब होगा उसका क्या फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट प्लस टू, मतलब सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होगा वो होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके के जो वर्ब आएंगे उसके बाद आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एक एग्जांपल देखिए, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया मी आपका, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डू इट एट वंस, मतलब उसने मुझे सलाह दी कि ये काम आप तुरंत करिए। ओके, इस काम को आप तुरंत कर लीजिए। ठीक है, एडवाइस जो है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। इससे मतलब नहीं है आपका, जब भी इस तरीके के वर्ड आते हैं, एडवाइस या कुछ भी आएगा इस तरीके का, तो इसके बाद जो आपका होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इनमें से जितने भी वर्ड हैं, इन वर्ड्स में से कुछ भी आता है तो उसके बाद आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। ओके, कुछ और भी वर्ड्स इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आपका है लाइक,
want, like, want, wish एंड promise, इस तरीके के जो वर्ड आएंगे तो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर यही होगा, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसी का यूज़ करिए। जैसे आई वॉन्ट क्या हो गया आपका, यही वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका टू, आई वॉन्ट टू गो। ओके, आई वॉन्ट टू गो क्या है आपका, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो क्या फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका है, ये जो भी मैं लिखा रही हूँ उसके साथ एक एग्जाम्पल दे दे रही हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन टू दिस नोटिस। ओके, इस तरीके के सेंटेंस है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद सीधे इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, जैसे उनको भी लिख लीजिए। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद सीधा इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। अपीयर, जो मैं इनके पहले बोल रही हूँ उसको आप या तो लिख लीजिए या तो फिर माइंड में रखिए, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद सीधा इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ठीक है। अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, एंडेवर, begin, decide, desire, remember, forget, stop, fail, happen, hurry, refuse, promise, prove, एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके के जो वर्ड हैं ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद सीधे इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, दे रिफ्यूज्ड टू, इन्फिनेटिव मीन्स ये होता है वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनेटिव। ओके, और यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके बाद चाहे सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ चाहे किसी फॉर्म यूज़ हुआ उसके बाद हमेशा आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का ही यूज़ करना है। ओके, फॉर यू, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू। ओके, ही फेल टू पास द एग्जामिनेशन, ही फेल नहीं होगा, ही फेल्ड होगा। ओके, जहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, दैट का यूज़ करके प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देगा, दे रिफ्यूज्ड दैट वर्क फॉर यू। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए तब आपको समझ में आएगा, एक सेंटेंस और लिखिए। जैसे देखिए, ही फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे टू की जगह पे क्या कर देगा, ही फेल्ड दैट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट का यूज़ करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है। जैसे ही फॉरगेट दैट ही शुड, देखिए मैं फॉरगेट दिया है मैंने ना, फॉरगेट वर्ड है ना यहाँ पे, देखिए फॉरगेट, ही फॉरगेट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही फॉरगॉट दैट के यहाँ पे क्या होगा, भाई आप बताइए। यहाँ पे चलिए मैं सेंटेंस लिख देती हूँ तब आप बता पाएंगे। ये देखिए सेंटेंस देखिए, he forgot that he should bring a pen। ओके, he should bring a pen। अब बताइए, ये देखिए दैट लगा करके प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, जबकि सेंटेंस क्या है, दैट ही शुड, ये पूरा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जितने वर्ड्स हैं यही प्रॉब्लम क्रिएटिंग वर्ड्स हैं, इन्हीं को ऐड करके आपको प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए, ही फॉरगॉट, इसका जो सही फॉर्म होगा वो क्या होगा, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग अ पेन, ठीक है, वो पेन लाना भूल गया, दैट्स इट, सिंपल सा सेंटेंस है।
ठीक है। ये जो फॉरगेट है, फॉरगेट का कोई जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ब दिए हुए हैं, इसके कोई भी फॉर्म होंगे, इसके बाद आपको 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है। देखिए फॉरगॉट, दैट, ही, शुड, ये सब ये चीज़ें ऐड करके क्या करता है, आपको लगेगा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सेंटेंस सही लगा देखने में, बट ऐसा होता नहीं है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा। इनके आप हमेशा वर्ब की 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है। चीज़ें हमको पता नहीं रहती हैं और देखने में लगता है कि ये बहुत ही ईजी है और सिंपल है। तो चलिए आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे ओवर करती हूँ। कल मैं इससे वर्ब से रिलेटेड जो चीज़ें और मेन चीज़ें हैं जो ज़रूरी है वो जाना, वो भी मैं बता दूँगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा चैनल लगता है हेल्पफुल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, एंड लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहिए, टच में रहिए चैनल के, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो भी एग्जाम के से रिलेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल पर, और जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।